Good evening, everyone. My name is Siddharth Singh, and I have secured UPSC CSE 2022 में मेरी rank 432 आई है. So here we have gathered to have a live session so that you can ask your queries, and I'll be very happy to help you out regarding any doubts that you have. So firstly, I have some FAQs that have been consistently asked. So I'll be addressing those, and after I finish with them, then we'll be having. I'll give you time to ask your queries, and I'll be addressing them live. So let's start. So firstly, I'll give my introduction. So my name is Siddharth, and I've done my schooling from Khelgaon Public School in Prayagraj, and from there I went on to do my graduation. That was Bachelor of Arts from National PG College in Lucknow. So the thing to be noted here is that I'm not from an elite institution. I've done a BA. I haven't done any elite course that you say like BTech or MBA. And most importantly, it was my first attempt. So certainly, I have certain points that might be of your help if you are thinking of cracking UPSC in the very first attempt. सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. इससे ज़्यादा मेरे बारे में जान के आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो सीधे काम की बात पे आते हैं. सो फर्स्टली व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, सो इट वाज जो फुल थ्रॉटल प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी वो था मई 2021 से, जब मैंने न्यूज़पेपर एटसेट्रा वगैरह सुबह में पढ़ता था और बाकी स्टैटिक कंटेंट जो हो गया बाकी दिन पढ़ता था. तो हम स्टेप वाइज चलते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम की स्टेजेस हैं, वही फॉलो करते हुए मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने की और क्या आप कर सकते हो कि मतलब आपका भी यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए. सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स में आपने इस साल का पेपर देखा होगा, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई उस पर कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया है एटसेट्रा एटसेट्रा. सो प्रीलिम्स पे बात करना बनता है क्योंकि ये एक एलिमिनेशन स्टेज है बेसिकली. तो प्रीलिम्स के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि हमें पहले अपने बेसिक रिसोर्सेज को डिसाइड कर लेना है, उनको एक जगह पे जॉट डाउन कर लेना है और उसके बाद उसी पे स्टिक करना है. क्योंकि अगर आप दूसरे रिसोर्सेज पे जाते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको एक्सपैंड कर रहे हो, जिसकी वजह से जो आपका रिविजन होगा वो डिवाइड हो जाएगा. और अगर आपके रिविजन्स अच्छे नहीं होंगे तो प्रीलिम्स में आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो है, लेकिन आप फिर आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसके कम से कम 5 या 6 रिविजन करके एग्जाम हॉल में जाके बैठें, ताकि आप ताकि आप ऑप्शन तक पहुंच पाएँ जो कि सही ऑप्शन है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर जो बेसिक सोर्सेज बाकी टॉपर्स बताते हैं, मैंने भी वही चीज़ें फॉलो की थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था उसमें. और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि कभी-कभी जब हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं तो हमारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, 70s में आते हैं, 80s में आते हैं. तो उससे आप डिसहार्टन ना हो. अगर आप पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपका मतलब स्ट्राइक रेट सही है, कि जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ किए और उसमें आपके 75% के आसपास सही हो रहे हैं क्वेश्चंस, या 80% के आसपास सही हो रहे हैं, तो मतलब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं. क्योंकि जैसे पीवाईक्यूज़ में आपका परफॉर्मेंस रहेगा, मोर और लेस आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी वैसा ही परफॉर्मेंस होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते क्वेश्चन के लेवल में. तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा या थोड़ी बहुत जम्बलिंग होगी, एक दो क्वेश्चन रिपीट होंगे. तो अगर आप पीवाईक्यूज़ में अच्छा कर रहे हो तो आप एग्जाम में भी होपफुली अच्छा करोगे. उसके बाद बुक्स की लिस्ट अगर आप चाहो तो मैं बाद में शेयर कर दूंगा, हालांकि कुछ डिफरेंट नहीं था, फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा. फिर हम मेंस पे आते हैं. तो मेंस सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यही आपको सेलेक्ट कराएगी, आपको जो फाइनल लिस्ट में लेके आएगी वो मेंस होगा और इंटरव्यू होगा. तो मेंस की बात करते हैं. तो मेंस में मैं बेसिकली जीएस 1, 2, 3 की और ऑप्शनल की बात करूंगा, क्योंकि मेरे एसए और एथिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, इसीलिए शायद मेरी रैंक 400 के ऊपर है. तो मैं जीएस 1, 2, 3 की बात करूंगा आपसे. तो जीएस 1, 2, 3 में हमें जो बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उन्हीं पे स्टिक करना है, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो मेंस के टाइम पे, आपको उन चीज़ों को वहाँ पे 2 या 3 पेजेस में रिप्रोड्यूस करना है. तो उसके लिए आपको रिविजन लगेगा, और मल्टीपल रिविजन करने के लिए आपके पास जो नोट्स होने चाहिए वो काफ़ी कंसाइज होने चाहिए. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा है, फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप वहाँ पे कितना रिप्रोड्यूस कर पाए. और रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको वो चीज़ मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी पड़ेगी. मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के लिए आपको उस चीज़ को कंसाइज करना पड़ेगा. कंसाइज करने का मतलब है नोट मेकिंग.
तो नोट मेकिंग आपको जितने भी मेंस के टॉपिक हैं उस पे 1 या 2 पेज के नोट्स बना लेने हैं। उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी वो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए पॉवर्टी है, तो आपके नोट्स में आप पहले पीवाईक्यूज़ देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, और जो भी आपके नोट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि वो सारे पीवाईक्यूज़ उससे सॉल्व हो सकें। आपको ये चीज़ ध्यान में रख के बनाने हैं अपने नोट्स, कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, क्या मेरे कंटेंट से जो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे वो सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे जो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उसी कंटेंट से। उसी को कहीं न कहीं ट्विस्ट करके या फिट करके किसी तरह आप मतलब उसमें इंसर्ट करके आंसर तक पहुँच पाओगे अपने। तो 2-3 पेजेज़ की नोट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप अपना कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स उठाइए, वहाँ से पढ़िए स्टैटिक कंटेंट, बाकी न्यूज़पेपर से वैल्यू एडिशन कीजिए, डेटा पॉइंट्स उठाइए मैगज़ीन से एटसेट्रा। तो वैसे करके आपके 1 या 2 पेज के नोट्स एकदम लास्ट में जाके तैयार होंगे। तो मैं फॉर्मेट बता देता हूँ नोट्स बनाने का। जैसे पॉवर्टी की मैं बात कर रहा था, तो आप स्टार्ट कर सकते हो पॉवर्टी की डेफिनिशन से। ये बहुत बेसिक हो जाएगा। लेकिन अगर पॉवर्टी की डेफिनिशन में आप किसी कमिटी का नाम डाल सकते हो, जैसे रंगराजन कमेटी हो गया या तेंदुलकर कमेटी बनी थी, तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी पॉवर्टी की डेफिनिशन ये है। एक इससे भी बेटर आइडिया है कि आपके पास इस पे कोई रिपोर्ट और डेटा हो। जैसे हम मान सकते हैं कि नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से 25% ऑफ द पीपल आर पुअर इन इंडिया, ये बेसलाइन रिपोर्ट थी। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास इंट्रोडक्शन के लिए ये 2 पॉइंट्स हो गए। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन में जो फिट बैठ रहा हो उस समय। उसके बाद फिर हम बॉडी पे आते हैं। तो बॉडी पे 3-4 चीज़ें होंगी जो पॉवर्टी के अंदर पूछी जा सकती हैं। जैसे कॉजेज़ हो गया, फिर उसके मैनिफेस्टेशंस हो गए, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है, फिर अभी तक वो परसिस्ट क्यों कर रही है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो हम इन 5 पॉइंटर्स के अंडर मतलब 5 हेडिंग्स के अंदर अपने पॉइंट्स लिखेंगे, और उसके बाद कंक्लूजन में हम एसडीजी गोल्स वगैरह डाल सकते हैं। या फिर अगर नीति आयोग ने कोई भी कोई फ्रेज़ दिया हो, कैची टाइप का फ्रेज़ दिया हो, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया नोट मेकिंग से रिलेटेड कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। उसके बाद एसे और एथिक्स का बताने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ, कि क्योंकि मेरे खुद के मार्क्स कम आए हैं, तो मैं उस पे लाइट शेड नहीं कर सकता। तो आप किसी दूसरे टॉपिक के वीडियोज़ देख सकते हैं उसके लिए। उसके बाद ऑप्शनल की बात करता हूँ, तो ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफ़ी था। ज्योग्राफ़ी के लिए हमें बेसिक सोर्सेज़ ही पढ़ने हैं। तो जीएस के लिए हालाँकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग ली थी। तो मैंने मोस्टली कोचिंग के नोट्स पे रिलाई किया है। और उसके बाद जो चीज़ें मैंने डिफरेंट की हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने एक डायरी बना रखी थी जिसमें मैंने मैप्स और डायग्राम्स इंक्लूड करके रखे हुए थे, जो कि मैं एग्जाम हॉल में घुसने के पहले रिवाइज कर सकूं। तो एक डायरी थी मेरे पास। और बाकी मैंने जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी ड्राफ्टिंग कर रखी थी, कि मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर ये मेरा इंट्रोडक्शन होने वाला है, बॉडी में ये पॉइंट आने वाले हैं और ऐसा कंक्लूजन होने वाला है, और कौन से डायग्राम्स मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो मैं ऑप्शनल की ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये जनरल सेशन है। ऑप्शनल के लिए हम शायद बाद में कभी सेशन रख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू पे आते हैं पहले, थर्ड स्टेज पे। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपका जो डैफ होता है वो आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। वो नॉर्मली आपकी हेल्प करेगा, और मॉक इंटरव्यूज़ दे के जाने चाहिए। हालाँकि मेरे डैफ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे क्योंकि मेरा आर एन चौबे सर का बोर्ड था, तो बेसिकली वो एक्सटेम्पोर ही हो गया था। जो भी वो पूछ रहे थे मुझे वहीं पे आंसर देना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। बेसिकली इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पे पूरा इंटरव्यू चला। लेकिन हालाँकि वो मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, 193 मार्क्स मिले हैं मुझे, तो अच्छे मार्क्स थे। तो इंटरव्यू पे इतना ही काफ़ी है। आप मॉक इंटरव्यू देंगे और डैफ प्रिपेयर करेंगे तो उसका काम हो जाएगा। अभी आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले प्रीलिम्स हो, मेंस करते हैं। उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए मैं बता देता हूँ कि हाँ, टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि हो सकता है कि आपको लगे कि आप उस टाइम में और कुछ पढ़ सकते हो, वो टाइम आप पढ़ने में डिवोट कर सकते हो। लेकिन ट्रस्ट मी, इफ यू हैवंट रिटन दोज़ 20 पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन द 3 hour टाइम स्पैन, and you haven't practiced them for all the papers, like there are 7 papers and 2 language papers, you'll find it difficult to manage the time in the actual examination. So that would be an issue. So it is I mean advisable to practice full length test before you sit in the actual examination hall. तो यही कहूँगा मैं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदनी है, तो आप मार्केट में जाके वैसे नहीं लेनी है कि चेक कराने के लिए कोचिंग से नहीं लेनी है, तो मार्केट में जाके आप खरीद सकते हो, और कम से कम फुल लेंथ टेस्ट लिख के जाओ ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। उसके बाद पीवाईक्यूज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे तब तक आपको डिमांड नहीं पता चलेगी किसी टॉपिक से
कि मतलब इस टॉपिक को मुझे पढ़ना कैसे है कि मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाऊँ। जैसे मैंने नोट मेकिंग के लिए बताया कि आपको पीवाईक्यूज़ देखने हैं, उसमें देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से आपके नोट्स जो हैं वो मोल्ड होंगे। उसी तरह से पीवाईक्यूज़ देख के ही आपको पता चलेगा कि आपको किस जगह पे एम्फसाइज़ करना है और आंसर राइटिंग में कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, वही इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाला, जैसे कि आपने नोट्स बनाए। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि क्या कोचिंग इम्पॉर्टेंट है? तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि कोचिंग इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। मैंने जीएस की कोचिंग नहीं ली, ऑप्शनल की कोचिंग ली क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ऑप्शनल की कोचिंग चाहिए और जीएस मैंने खुद से पढ़ा है। तो बेसिकली आप अपने आप को खुद जज कीजिए, अगर आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ के समझ में आ रहा है, तो शायद आपको जीएस की कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक ये डर रहता है कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट वाला डर रहता है कि क्लास में पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे और मेरा कहीं वो छूट ना जाए। तो ये डर रहता है, ये डर शायद सबको ही रहता है क्योंकि आप एक सोर्स पढ़ रहे होगे, आप सारे सोर्स नहीं पढ़ सकते। तो अगर कोई दूसरा सोर्स पढ़ रहा है, तो आप सोचोगे उसमें हो सकता है कुछ ऐसा लिखा हो जो मैंने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना है खुद को, हमें अपने सोर्सेस लिमिट ही करने हैं। और बेसिकली अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो चीज़ें, आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो कोचिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ मैंने बता दिया, हाँ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो और अगर आपको अच्छे इनपुट्स मिल रहे हैं तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद एनसीईआरटीज़ पे क्वेश्चन है कि क्या सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है? तो मैं बता दूं कि मैंने केवल ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं और हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं जो आर एस शर्मा और सतीश चंद्र वाली हैं। बाकी मैंने किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी है। बाकी मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज ही पढ़े हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, शंकर आईएएस हो गया, मृणाल हो गया, ये सब। तो एनसीईआरटीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी के बिना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी एक गुड पॉइंट टू स्टार्ट हो सकता है कि मतलब आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करके अगर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना चाहते हो तो दैट वुड बी अ गुड थिंग टू डू। हालाँकि एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप स्टैंडर्ड सोर्सेज़ करने के बाद, जैसे स्पेशली इन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, आप एनसीईआरटी पे बाद में वापस आ सकते हो क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो वो अच्छा रहेगा कि जैसे फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, आर्ट एंड कल्चर की, तो वो बेटर है, मतलब आई मीन जो क्या कहते हैं उसको, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो में। वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस तो फँस ही जाएँगे कम से कम। ऐसे आप पूरी नितिन सिंघानिया रिवाइज़ करके जो और कुछ याद ना रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद करंट अफेयर्स कहाँ से हमें कवर करना है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जैसे मैं डेली द हिंदू पढ़ता हूँ, पढ़ता था आई मीन, अभी तो टच में नहीं हूँ। और फिर मंथली मैगज़ीन्स और ईयरली मैगज़ीन के कंपाइलेशन है जिससे आप पूरा करंट अफेयर्स अपना रिवाइज़ करते हो। तो न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे इस बार जीएस3 में क्वेश्चन आया था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे। तो मेरे पास एक केस स्टडी थी जो मैंने एक हिंदू के आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट की थी। उसमें था कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो वहाँ के मस्टर्ड फार्मर्स हैं, उन्होंने एपीकल्चर करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो बीज थी उन्होंने मस्टर्ड का जो पॉलिनेशन है वो 20% तक इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा और हनी और पॉलन बेच के भी फार्मर की इनकम में ऑगमेंटेशन है। तो ये मैंने केस स्टडी की तरह एक बॉक्स में डाल के यूज़ किया है। तो जब बेसिकली आप सारा स्टैटिक कंटेंट कवर कर लेते हो, उसके बाद जो वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स ये आपको न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से ही मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और न्यूज़पेपर से आप डेटा पॉइंट्स और एग्जांपल्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और मैगज़ीन से लास्ट में आप कोर्ट केसेस हो गए और डेटा पॉइंट्स हो गए, वो सब एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पे एक शीट में लिख के रखें, मतलब मल्टीपल शीट्स बनेंगी, जो कि आप एग्ज़ाम हॉल में घुसने के पहले रिवाइज़ करके जाएँ, ताकि आप वो वहाँ पे यूज़ कर सकें। और टेस्ट करते टाइम भी आपको इन्हें यूज़ करने की कोशिश करनी है। उसके बाद कितने घंटे पढ़ना होता है इस प्रिपरेशन में, तो आई थिंक ये किसी का फिक्स नहीं है, सबका डिफरेंट है। तो मैं अपना बता देता हूँ। 2021 मई में मैंने स्टार्ट किया था और 6 जून 2022 को मेरा एग्ज़ाम था। तो बेसिकली ये मार्च अप्रैल तक तो एवरेज आता था 8 आवर्स का, और उसके बाद जब प्रीलिम्स पास आने लगता है तो 10 टू 12 चला जाता है। लेकिन जो मेन मेहनत होती है वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में होती है, जब आपकी जो स्टडी आवर्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो काफ़ी मतलब कुछ चीज़ें बच गई थी, जैसे एथिक्स वगैरह हो गया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो एक्सटेंड हो गए थे स्टडिंग आवर्स, जैसे 12 टू 14 आवर्स भी चले जा रहे थे। और उसमें भी मतलब काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। अगर आपको आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा उस टाइम पे तो आप इतने घंटे सस्टेन कर ले जाओगे। अभी से ये डरने की ज़रूरत नहीं कि मैं इतना पढ़ नहीं पाता, इतनी देर बैठ नहीं पाता। अगर आपको एग्ज़ाम
निकालना होगा तो आप बैठ लोगे, वो सबके साथ हो जाता है, आपके अंदर की शक्तियाँ तभी जागती हैं। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने बता दिया कि मेरा ज्योग्राफी था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया का यूज़ आप कर सकते हो, अगर पॉजिटिवली कर सकते हो। आई मीन टेलीग्राम पे जैसे आपको एथिक्स की केस स्टडीज़ मिल जाती हैं, या फिर कुछ स्टडी मटेरियल या मृणाल सर के हैंडआउट्स उससे मुझे मिल गए थे। तो आप सोशल मीडिया का यूज़ ऐसे कर सकते हो, और न्यूज़ फॉलो करने के लिए भी कर सकते हो। आपने जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल्स जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करें। और बाकी जो टाइम देना है इस पे वो आप सर्टेनली मिनिमाइज़ कर सकते हो। आप अगर फ़ोटोज़ नहीं डालोगे 1 डेढ़ साल तो दुनिया कहीं चली नहीं जाएगी, वो सारे लोग यहीं रहने वाले हैं। आप ये काम थोड़ा डिले कर देंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद हमें ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑफ़लाइन कोचिंग लेनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी क्योंकि उस टाइम पे कोविड की वेव चल रही थी, तो मैं दिल्ली नहीं जा पाया था। लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ थी, क्योंकि ऑफ़लाइन कोचिंग वालों का ये कहना है कि वहाँ पे वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें खाना अच्छा नहीं मिलता एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये एक चीज़ है कि आप घर के कम्फ़र्ट पे बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ऑनलाइन मोड आई थिंक अभी बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप इंडिविजुअली देख लो कि अगर आपका ऑनलाइन में मन नहीं लगता, आपको ऑफ़लाइन चाहिए, कि आपको अपने कंपटीशन के बारे में जानकारी रहेगी, अगला बंदा क्या कर रहा है, तो आप ऑफ़लाइन के लिए भी जा सकते हो। दिल्ली जाना क्या कंपलसरी है? मैं तो नहीं गया भाई, तो मैं तो कहूँगा दिल्ली जाना कंपलसरी नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। फिर नोट मेकिंग मैंने बता दिया। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो याद कैसे रखें? तो याद रखने का केवल एक ही तरीका है कि आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। हाँ, कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे निमोनिक्स बना सकते हो, या फिर जैसे मैं डेटा याद करता था, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे एक डेटा था कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो दिस मच अमाउंट ऑफ 20% ऑफ द अमाउंट केवल बच्चों की टीचिंग में दे पा रहे हैं, बाकी टाइम वो बाकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो मैं ये डेटा किसी से कनेक्ट कर लेता था। जैसे मेरी एक मौसी हैं, वो एक टीचर हैं, तो मैंने उनके ऊपर ये डाल दिया कि केवल 20% टाइम बच्चों को पढ़ाती हैं, बाकी टाइम ये इधर-उधर काम करती रहती हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो मैं 20% याद कर लेता, लेकिन ट्रस्ट मी कि वो बात मुझे फिर याद रह गई आगे, कि ये सिर्फ 20% टाइम ही पढ़ाती हैं, बाकी टाइम टाइम वेस्ट करती हैं। तो वो डेटा मेरे साथ एग्ज़ाम हॉल तक गया। ऐसे ही दूसरी टेक्नीक है कि जैसे सेम परसेंटेज का कोई डेटा है और वो 2 जगह अप्लाई हो रहा है, तो आप दोनों चीज़ों को एसोसिएट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 13% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है इंडिया में, और 13% ही कार्बन एमिशन है जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आता है। तो दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, तो 13% याद करना ईज़ी हो गया। मतलब आपको एक बार 13% याद करना है और 2 चीज़ों से इसको कनेक्ट कर देना है, तो आपके पास 2 डेटा प्रिपेयर्ड है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। बाकी याद रखने के लिए आपको रिविज़न ही करना पड़ेगा। फिर इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो मैंने बताया जैसे आर.एन. चौबे सर का बोर्ड था, तो वो डैफ को साइड में कर देते हैं, और बेसिकली एक्सटेम्पोर इंटरव्यू चल रहा था। उसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे वो। तो लेकिन आपको वहाँ पे ये इंश्योर करना है कि आपको जहाँ पे जो चीज़ नहीं आती, वहाँ पे आप सीधे-सीधे कह दीजिए, सर सॉरी सर मुझे ये नहीं आता है। और हो सकता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना आएँ, 4-5 जगह पे आपको ये बोलना पड़े, लेकिन वहाँ पे अगर आप अपना काम कंपोज़र मेंटेन करते हो, तो वो आपके हक में जाता है। आई मीन आपके अगेंस्ट कुछ नहीं जाएगा, आपके मार्क्स नहीं कट जाएँगे अगर आप इंटरव्यू में कुछ नहीं बता पाए। और लेकिन अगर आपने कुछ गलत बताया तो ज़रूर आपके मार्क्स कटेंगे। तो इंटरव्यू का यही है, अपना डाक प्रिपेयर करें और मॉक इंटरव्यू दे के जाएँ, ताकि आप थोड़ा-सा बोलना सीख जाएँ 5 लोगों के सामने, क्योंकि वो थोड़ा-सा इंटिमिडेटिंग होता है एट द वेरी स्टार्टिंग। फिर एक क्वेश्चन है कि अगर मैं दोबारा से एग्ज़ाम दूँगा तो फिर मैं कौन-सी गलतियाँ नहीं करना चाहता? तो पहले मैं बता देता हूँ मैंने क्या गलतियाँ की। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स तो नहीं थी कि मतलब ब्लंडर ही हो गया। हाँ, लेकिन मैं एसे और एथिक्स पे मैंने ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, और जबकि मुझे ये बात पता थी कि एसे और एथिक्स थोड़े से मतलब ज़्यादा फ़ायदा देते हैं अगर आप उन पे टाइम इन्वेस्ट करो तो। लेकिन वो जीएस के प्रिपरेशन में वो कहीं न कहीं इग्नोर हो ही जाता है। तो मेरी जर्नी से आप ये सीख सकते हो कि एसे और एथिक्स को इग्नोर ना करें। जीएस उतना रिवॉर्डिंग कई बार नहीं होता है। मेरे पेपर अच्छे गए थे, फिर भी उतना ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला जितना शायद अगर मैं एसे और एथिक्स पे वर्क करता तो उतना रिवॉर्डिंग होता। फिर तो दिस वाज़ इट आई थिंक। ज़्यादातर एफएक्यूज़ मैंने एड्रेस कर दिए हैं, और अब आप कमेंट्स में अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस देम। मेरा 11th और 12th पीसीएम स्ट्रीम से था भाई, आयुष। एथिक्स के लिए बेसिकली मैंने विजन के नोट्स ही फॉलो किए थे। लेकिन इस बार अगर मुझे पेपर देना होगा तो मैं थोड़े सोर्सेज इसमें डाइवर्सिफाई करूँगा केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स के लिए।
कॉन्टैक्ट के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल _सिंह_सिड_ है। उस पे आप मैसेज डाल देना, मैं आपकी क्वेरी एड्रेस कर दूँगा। सी सैट के लिए मैंने स्पेसिफिकली कुछ किया नहीं था, क्योंकि मैंने एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम्स मल्टीपल टाइम्स क्लियर किए हैं रिटन। तो मेरा इंग्लिश और मैथ्स, मतलब इंग्लिश तो ठीक ही है, मैथ्स भी एवरेज है, तो वो मैं क्लियर कर लेता हूँ। हालाँकि इस बार मैंने प्रीलिम्स दिया था और सी सैट में ही क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जीएस में ऑलमोस्ट 100 बन रहे थे। तो उसके लिए भी कुछ अभी सोचना पड़ेगा क्या करना है। सी सैट को इग्नोर ना करें, उसकी प्रिपरेशन करके जाएँ, यही कहूँगा मैं। uh, Tarun Taylor, if it is possible that you can stick with English, then I think it would be better, क्योंकि एक जनरल कंप्लेन तो है ही कि हिंदी मीडियम वालों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मतलब हो सकता है इसमें कुछ फैक्ट ना हो, लेकिन अगर आपको सेफ साइड रहना है और आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश के साथ जाओ। इट वुड बी बेटर आई थिंक। वील ट्राई अगेन पुष्कर। हाँ आयुष, मैंने बीए किया है। थोड़ी कॉन्क्रीट क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। एडिटोरियल के नोट्स, सागर। एडिटोरियल के नोट्स पूरे पूरे एडिटोरियल से हमें नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर उसमें आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाती है, जैसे कोई डेटा सेट मिल गया या कोई केस स्टडी मिल गई, तो वो आप एक डायरी में नोट करते जाइए, जो आप आंसर लिखते टाइम उनको इंक्लूड करने की कोशिश कर सकते हो बाद में। क्योंकि अगर आप पूरा पूरा बनाने लगे तो एक मोटी सी डायरी बन जाएगी, जो लास्ट में रिवाइज़ नहीं हो पाएगी। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ की थी, तो मेरी डायरी थोड़ी बल्की हो गई थी। तो बाद में मुझे उसमें से केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके ही रिवाइज़ करने का टाइम मिला था। सारे सब्जेक्ट का टाइम मैनेज करने के लिए या तो आप टाइम बढ़ा दीजिए, या तो फिर आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाइए। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तो आपको, मतलब टाइम स्पैन तो देना ही पड़ेगा पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। उसके बाद जब आप रिविजन्स करोगे तो एक सब्जेक्ट को कवर करने में टाइम कम लगता जाएगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी, तो उस तरह से टाइम मैनेज हो जाता है बाद में आते आते। प्रीलिम्स फेल होने के बाद क्या अप्रोच लेनी चाहिए? ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वही बेसिक सोर्सेज ही रिवाइज करो। क्वेश्चंस थोड़े पेयरिंग वाले क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। और आई मीन आप तो कोचिंग वाले भी वैसे ही क्वेश्चंस बनाएंगे, तो प्रैक्टिस करके जाओ। जैसा पेपर आया था उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, सबके लिए ही शॉकर था थोड़ा सा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा ही कुछ चेंज हो गया है। आप अपने बेसिक्स क्लियर करके जाओ, होपफुली नेक्स्ट टाइम आपका हो जाना चाहिए। 230 रैंक वाले मेरे भैया नहीं है मेरे भाई। मेरा नाम भी सिद्धार्थ है, उनका नाम भी सिद्धार्थ है, तो भैया कैसे हो सकते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे तरुण। एनसीईआरटी के नोट्स मत ही बनाओ, बेटर है। स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। एनसीईआरटी से बस आप अपना बेस क्लियर करो। ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़े? मैंने सविंदर सिंह रेफ़र की थी और माजिद हुसैन रेफ़र की थी वो ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट के लिए। लेकिन लास्ट में फिर मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया था, मैंने कोचिंग के नोट्स ही रेफ़र किए थे आखिरी में। स्टैंडर्ड बुक्स फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल मैं बता देता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह रेफ़र की थी, और कुछ टॉपिक्स जो जियोमॉर्फोलॉजी वाले में हैं वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह। उसके बाद आर डी दीक्षित रेफ़र की थी थॉट के लिए। उसके बाद माजिद हुसैन रेफ़र की थी, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए खुल्लर रेफ़र की थी। आंसर राइटिंग कैसे करें? तो आंसर राइटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा होगा, उसको रिवाइज़ कर लिया होगा और आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा आंसर लिखने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है और थोड़ा-सा इनर्शिया फ़ील हो रहा है आंसर राइटिंग करने के लिए, तो फिर आप इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे और अगर आप उसके एक पेज में उसको कंसाइज़ करके लिख पाओ, जो भी आपने पढ़ा है, मान लो एलडब्ल्यूई है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, वे फॉरवर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में वो चीज़ यूज़ करने का मौका मिल जाएगा। तो जब आप इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर्स लिखोगे तो आपके पास एक फ्रेमवर्क बन के तैयार होगा कि आप आंसर की आपकी आंसर राइटिंग स्टाइल कैसी है,
कि आपके पास एक इंट्रोडक्शन है, मान लो LWE क्या होता है, नक्सलिज्म क्या होता है, नहीं। तो आपने एक डेफिनेशन लिखी, फिर आपने कॉजेज़ लिखे, फिर आपने पॉइंट्स लिखे, तो ये आपको एक जगह पे एक सोर्स पे मिल जाएगा। जैसे मैंने अशोक एंड विपुल पढ़ी थी, तो मैंने वहीं से नोट्स बनाए थे, तो डायरेक्टली वहाँ से मेरे आंसर्स बन जा रहे थे। तो इस तरह से आपका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, उस तरह से ईज़ी पड़ेगा। कॉलेज और यूपीएससी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ रहे हो मेरे भाई? पहले 2 साल मज़े कर लो, थर्ड और फोर्थ ईयर में प्रिपेयर करना। अभी अगर पढ़ना हो तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, काफ़ी टाइम है अभी आपके पास। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ कब से स्टार्ट करें? आप फेब से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा कि जैसे 5-5, 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप डेली या डेली बेसिस पे कर सकते हो तो वो बेटर रहेगा। आपका थोड़ा स्किल डेवलप होता है एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का। जैसे अगर यूट्यूब पे आपने कुछ चैनल सब्सक्राइब किए होंगे कोचिंग के, तो वो एमसीक्यू डालते रहते हैं, तो आपने यूट्यूब खोला, क्वेश्चन पढ़ा, अटेम्प्ट कर दिया वहाँ पे। और बाकी इन साइट्स पे मैंने 5-5 क्वेश्चंस आते थे शाम को, तो वो मैं कर लेता था, तो उससे आपका एमसीक्यू सॉल्व करने का थोड़ा सा स्किल डेवलप होता है, तो वो बेटर रहेगा। और बाद में आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो जब प्रीलिम्स पास आ जाए तो। एनसीईआरटी के नोट्स मैंने नहीं बनाए आकाश, तो इट्स योर कॉल। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है तुम्हें कोई एनसीईआरटी, तो तुम बना लो, मैंने तो नहीं बनाए थे। गवर्नेंस के रिसोर्सेज मैंने विजन आईएएस का मटेरियल यूज़ किया था, और फिर वही 1 पेज के नोट्स बनाए थे। जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, तो डेफिनेशन क्या हो गई और बाकी क्या होता है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो सब एक पेज में पूरा पॉइंट वाइज मैंने लिख लिया था। और अगर कोई केस स्टडी मिल जाए, इम्पॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी के नोट्स बनाना, वही मैंने बताया। पॉलिटी फॉर मेंस रिसोर्स, हाँ, लक्ष्मीकांत से प्रीलिम्स का तो पूरा काम हो जाएगा, लेकिन मेंस का सब कुछ कवर नहीं होता है। तो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, वो टेलीग्राम पे मुझे मिल गया था, तो मैंने वहीं से जो चीज़ें छूट रही थी वो मैंने वहीं से कवर कर ली थी। वही A4 शीट्स पे मैंने उनके नोट्स बना लिए थे और एक फ़ोल्डर में डाल दिए थे, वहीं से रिवाइज़ कर ले रहा था। प्रीलिम्स, अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में इशू हो रहा है, तो यार वो तो सबको होता है, तभी तो 12-14 घंटे पढ़ना पड़ता है। उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, जितना हो पा रहा है उतना करो, क्योंकि लास्ट तक फीलिंग नहीं आएगी कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है। इवन GS3 का जब मैं पेपर देने जा रहा था इन द मॉर्निंग, आई वाज थिंकिंग आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। लेकिन जब आप पेपर देखते हो और अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की होती है, तो आपकी पेन फिर रुकती नहीं है वहाँ पे, आप लिखोगे। सर जी, हिस्ट्री के नोट्स क्रॉस क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड आ रहे हैं। हिस्ट्री के नोट्स मैंने बनाए तो नहीं थे। स्पेक्ट्रम आप रिवाइज कर सकते हो, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। स्पेक्ट्रम के पीछे वो समरी वाला पेज रहता है, तो आप चैप्टर पढ़ने के बाद वो समरी वाला पेज देखो। अगर आपको लगता है कि समरी वाले पेज में मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, तो वहीं समरी वाले पेज पे ही लिख लो वो पॉइंट्स, और उसके बाद फिर आप मेंस के टाइम पे वही रिवाइज कर सकते हो। बेसिकली आपको सारे पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे आंसर्स में जो यूज़ करने हैं। तो वही समरी वाले पेज पे ही जो आपको चैप्टर में लग रहा है कुछ और इम्पोर्टेंट है, वहीं पे आप नोट डाउन कर लो और लास्ट में वही रिवाइज करके चले जाओ। हमें अपने काम को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितना कम कर सकते हैं उतना अच्छा है। मैंने कोई भी वैल्यू एडेड मटेरियल बाय नहीं किया था, सब कुछ टेलीग्राम पे पड़ा हुआ था। तो आप ऑनलाइन पढ़ लो, 1 पेज के नोट्स एक्सट्रैक्ट कर लो और वही बार बार रिवाइज करो। सोशल मीडिया से कैसे बचे? सोशल मीडिया से मैं बचा नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह चला रहा था मैं, लेकिन बहुत कम चला रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है उसमें। हाँ, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में कैसे टाइम डिवाइड करें? तो मैं कहूँगा आप ऐसे पे थोड़ा फोकस करो, हफ्ते में 1-2 ऐसे तो लिख ही लो। और उसके बाद जो टाइम है उसको 50-50% डिवाइड डिवाइड करना। आप अपने ऑप्शनल पे भी ध्यान देना, ऑप्शनल थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा दे के जाता है, आई मीन 300 तक भी पहुँचते हैं उसमें। तो 50-50% टाइम डिवाइड करो आप जीएस और ऑप्शनल के बीच में, क्योंकि शायद जीएस उतना रिवॉर्डिंग नहीं है। टेलीग्राम आईडी, ये रह दो भाई, टेलीग्राम में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो मैसेज। यूपीएससी की प्रिपरेशन अब है, कोई भी कर सकता है। तो उसके लिए कोई मतलब बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको बेसिकली सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सबको उसी लेवल पे आना है इस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करता। फ़ौज़िया, ये वैल्यू एडेड मटेरियल केवल आपको उन चीज़ों के लिए यूज़ करना है जो प्रीलिम्स के टाइम पे आपकी कवर नहीं हुई हैं और जो मेंस में एक्स्ट्रा हैं।
और आपको कोई और सोर्स नहीं मिल रहा है। अगर आपको किसी वेबसाइट पे कोई ढंग का मटेरियल मिल जा रहा है तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। जैसे दृष्टि की वेबसाइट हो गई या सिविल्स डेली की हो गई, तो वहाँ पे भी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। मृणाल सर की वेबसाइट हो गई, तो वहाँ से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। Salient aspect of art comes from action and stories and questions are okay. तो ये जो आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से वहीं पे फ्रेम करने पड़ जाते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ के जाते हैं वहाँ से तो डिफ़िकल्टी है कि कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए। एक क्वेश्चन जैसे गुप्ता और चोला आर्किटेक्चर वाला आया था, वो तो ठीक है, वो डायरेक्टली हमें मिल जाता है। लेकिन बाकी क्वेश्चन जैसे लायन एंड बुल फिगर वाला क्वेश्चन था, तो वो हमें वहीं पे बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस उसमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लायन की इमेज की इंपॉर्टेंस पूछी है, तो आप गॉडेस दुर्गा से उसको कनेक्ट कर सकते हो। और बुल की पूछिए तो नंदी से उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके वहाँ पे आपको ही तुरंत ही आंसर मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा यूजिंग योर कॉमन सेंस। सर्विस अभी सर्विस ऑफिशियल सर्विस एलोकेशन हुआ नहीं है। ये रेफरेंस बुक्स और एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद आप पीवाईक्यूज को देखो। अगर पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर पा रहे हो तो किसी भी कोचिंग के मटेरियल को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उससे नहीं हो रहा है तो फिर आप कोचिंग का मटेरियल रेफर कर सकते हो। मेंस आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी सही रहेगी? आप जितनी जल्दी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर लो, उतना ही जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो। हालाँकि इट वुड बी बेटर कि आप पहले एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि अक्रॉस द पेपर्स आपके पास इंटरलिंकेजेस डेवलप हो जाएँ और आप इस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ कर पाओ। आई मीन थोड़ा मल्टी डायमेंशनल आंसर बन पाए। तो और बेसिकली प्री और मेंस के बीच में तो आपको फुल टेस्ट लिखनी है, तो इनफ हो जाएगी प्रैक्टिस। करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है। न्यूज़पेपर पढ़ना है और मंथली मैगजीन, और लास्ट में फिर वो जो कंपाइलेशंस आते हैं उनको रिवाइज करके जाना है। इंस्टाग्राम आईडी मैंने बता दी है, _सिंह SINGH और फिर _सिड SID फिर अंडरस्कोर। फिर सारे क्वेश्चन के आंसर कैसे आते हैं? मेंस में हम लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं उनके। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें वहीं पे मैन्युफैक्चर करने होते हैं। जैसे मैंने बताया लायन लायन एंड बुल फिगर वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था जो ट्राइब्स पे आया था कि इनमें क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, ऑल्दो दे आर वेरी डाइवर्स बट देयर आर सर्टेन कॉमनैलिटीज़, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये सब हमें वहीं पे सोचना होता है। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं और आप प्रैक्टिस करके गए हो, तो अगर आप उनको जल्दी से लिख लेते हो, आई मीन 7 मिनट्स में जो लिखना है वो 6 मिनट्स में लिख ले रहे हो, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो बाद में एक अच्छा आंसर बनाने के लिए, जहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। केस स्टडीज़ कैसे कवर करें? आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो फिर वो केस स्टडीज़ आपको खुद ब खुद मिलती जाएँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल वो सुपर साइक्लोन अम्फान आया था, तो उसकी केस स्टडी आप यूज़ कर सकते थे। उसके बाद सिलचर में फ्लड्स आए थे, तो बेतुकंडी जो एम्बैंकमेंट था वो टूट गया था, तो आप उसकी यूज़ कर सकते थे केस स्टडी अगर क्वेश्चन आ जाए। फिर जैसे मैंने भरतपुर वाली केस स्टडी बताई, ये यूज़ कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर से आपको सारी केस स्टडीज़ मिल जाएँगी, आपको कोई अलग से सोर्स नहीं देखना है। और अगर आपको देखना ही है तो फिर आप योजना कुरुक्षेत्र मैगज़ीन देख सकते हैं। लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता मेरे हिसाब से। प्रीलिम्स की तैयारी कब से स्टार्ट करें? तो प्रीलिम्स की तैयारी अब स्टार्ट कर दो यार, वरना कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आई मीन हो भी जाएगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, और बिना रिवीजन के प्रीलिम्स में फिर आंसर तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और टेस्ट लगा के जाना, 15-20 टेस्ट तो मिनिमम लगा के जाना। और मेन फोकस तुम्हारा पीवाईक्यूज पे होना चाहिए, क्योंकि जो लॉजिक पीवाईक्यू में लग रहे होंगे वही एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी लगेंगे। तो अगर लास्ट का जो एक वीक रहेगा प्रीलिम्स के पहले, उसमें आप पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। मैंने घर से प्रिपरेशन किया है, उनके डेली से नहीं किया। 2013 से इट वुड बी बेटर आकाश, क्योंकि उसी टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ था। केस स्टडीज़ को कहाँ यूज़ करना होता है? तो केस स्टडीज़ पहले आप स्टैटिक कंटेंट डेवलप कर लो अपना, उसको रिवाइज़ कर लो। जब वो आपको याद हो जाए, तो आप एक बेंचमार्क तक पहुँच जाओगे कि आपके 80 और 85 मार्क्स आने लगेंगे मेंस के टेस्ट में। उसी को 100 के पार ले जाने के लिए आपको केस स्टडीज़ यूज़ करनी है। तो आंसर में ही आपको एक बॉक्स बना के वहाँ पे केस स्टडी डालनी है। और कोई क्वेश्चंस?
रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी तो ये है कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ तो वो टॉपिक पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर ही दूसरे टॉपिक पे जाता हूँ। तो मतलब मैं ऐसे नहीं कर पाता कि एक टॉपिक को आधा आज रिवाइज़ किया, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे चले गए, फिर उसको रिवाइज़ किया। जैसे लक्ष्मीकांत रिवाइज़ करनी है, तो मैं पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज़ करूँगा। फिर स्पेक्ट्रम पे जाऊँगा, फिर पूरी स्पेक्ट्रम रिवाइज़ करूँगा, फिर तीसरी कोई भी बुक रिवाइज़ करूँगा, फिर से वापस पहले लक्ष्मीकांत पे आऊँगा। तो ऐसे करके लगभग 5-6 रिवीजन अगर हो जाएँगे तो आपका जो रिकॉल रहेगा वो अच्छा रहेगा। और फिर प्री के 2-3 दिन पहले आप जो क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, मतलब जिससे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे, वो अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए। जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत और ये स्पेक्ट्रम के। पुष्कर, ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, तो ये लास्ट तक होता रहेगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो उसके साथ डील करने के लिए बस आपको बने रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। और जिस दिन मन ना करे पढ़ने का, उस दिन कोशिश करें कि कम से कम टाइम वेस्ट हो, और अगले दिन आपको जो पिछला दिन वेस्ट किया उसका गिल्ट रहे। तो उस गिल्ट की वजह से आप जो अगले 4-5 दिन हैं, वो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो वो कवर अप हो जाएगा। बुक लिस्ट मैं बता दे रहा हूँ। या पेपर वन के लिए जैसे ज्योग्राफी मैंने बताया, मैंने एनसीईआरटीज़ कवर की हैं, और बाकी जो रिसोर्सेज वाला टॉपिक है वो वेबसाइट से हो जाता है, जैसे मृणाल सर की वेबसाइट है। और सोशियोलॉजी के मैंने विजन के नोट्स ही रेफ़र किए थे। और हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक्स ही रेफ़र की थी। आर एस शर्मा हो गया, सतीश चंद्रा हो गया, और स्पेक्ट्रम हो गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस के नितिन सांगवान के नोट्स हो गए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप विजन, मैंने विजन के नोट्स पढ़े थे। पेपर टू में लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, गवर्नेंस के लिए विजन आई का मटेरियल यूज़ किया था, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन यूज़ किया था। पेपर थ्री में इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के हैंडआउट्स यूज़ किए थे। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए मैंने अशोक एंड विपुल बुक यूज़ की थी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने विजन आई के मटेरियल से नोट्स बना लिए थे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन यूज़ किए थे। और इतने एनवायरनमेंट के लिए शंकर आई यूज़ की थी। एथिक्स के लिए विजन के नोट्स यूज़ किए थे। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बता ही दिए मैंने। अ, ये जो 9 मंथ्स बच रहे हैं, आपको वही बेसिक बुक्स को रिवाइज़ करना है और आपको टेस्ट लगाते रहने हैं। टेस्ट लगा के आपको देखने हैं कि मतलब कोशिश करनी है कि जो आपके जो गेस करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उनको इम्प्रूव कर पाएँ। क्योंकि आप चाहे जितना पढ़ के चाहिए, 35-40 क्वेश्चंस के बाद आपको कुछ नहीं आता वहाँ पे। मतलब श्योरिटी के साथ कुछ नहीं आता। तो वहाँ पे वो गेम तो करना ही पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता, और ऐसा पढ़ा है तो ये नहीं हो सकता, ये 2 ऑप्शंस आपस में सिंक्रोनाइज़ नहीं है, तो एक इसमें से गलत है। ऐसे करके फिर आपको आंसर तक पहुँचना है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 9 मंथ्स हैं, आप इनको उसके लिए यूज़ करिए। तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशंस क्या हैंड बाय हैंड चलेगी, हैंड ऑन हैंड चलेगी। ये दिसंबर तक आप कोशिश कीजिए कि मेंस के ज़्यादातर टॉपिक आप कवर कर लीजिए। उसके बाद आप इसको फेब तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है। और प्रीलिम्स स्पेसिफिक का मेरा मतलब ये है कि आपको रिविजन्स करने हैं, क्योंकि आप फेब तक सारे बेसिक सोर्सेज पहले ही पढ़ चुके हो। तो आपको फेब से लेके जब भी आपका एग्ज़ाम है तब तक ये सब रिवाइज़ करते रहना है, और आपको टेस्ट लगाने और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें मैं एक चीज़ बताऊँगा कि जैसे-जैसे आप क्वेश्चन करते जाओ, वैसे-वैसे आप ओएमआर के जो गोले होते हैं, वो भरते जाइएगा। नहीं, लास्ट में कभी-कभी ये होता है कि कुछ लोगों का मैंने देखा है कि लास्ट में वो ओएमआर शीट नहीं भर पाते हैं, और अपने क्वेश्चन पेपर में टिक मार के वो क्वेश्चंस रह जाते हैं उनके। तो वो थोड़ा सुसाइडल हो जाता है। तो इट वुड बी बेटर कि जैसे-जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो एक राउंड वाले, तो आप उस टाइम पे ओएमआर भर लें। और टाइम मैनेजमेंट अगर आप पहले 20-25 टेस्ट लगा के गए होंगे, तो वो अपने आप फिगर आउट कर लोगे अपने हिसाब से कि आपको कितने राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करना है और कितना टाइम लग रहा है। फुल सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, ये आपकी पेस पे डिपेंड करेगा। जैसे फुल सिलेबस तो मेरे हिसाब से आखिर आखिर तक भी पूरा कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स आता ही रहता है। हाँ, लेकिन स्टैटिक की बात करूँ तो 8 टू 10 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा। अरे भाई, मैं इंस्टा आईडी का हैंडल अभी कमेंट में शेयर कर दूंगा, ठीक है? परेशान मत हो। अभी पूछ लो जो पूछना है।
बिगिनर स्टूडेंट के लिए टिप्स यही है कि आप पहले अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, मतलब अपने सोर्सेज डिसाइड करो। उसके बाद फिर उनको आप पढ़ते जाओ, जब रिवाइज करते जाओगे, पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे, तो आपको खुद ब खुद सब समझ में आता जाएगा। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर धीमे धीमे जब आप 2-3 रीडिंग ले लोगे और पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। 2023 में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? मैंने 82 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। हाँ। हाँ, दिसंबर के बाद आप टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर सकते हो। आप टेस्ट सीरीज़ पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग मैंने बताया कि आप स्टार्ट कर सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर लिख के, वो थोड़ा ईज़ी पड़ता है। और हाँ, आप नोट्स पहले एक टॉपिक पढ़ के उसको कंसाइज़ तरीके से एक पेज पे लिख लीजिए, उसके बाद उसके आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा ईज़ी पड़ेगा। एंशिएंट और मिडिवल के लिए मेरे ख्याल से कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हमें बेयर मिनिमम करके जाना है तो वो अच्छा सोर्स है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देता है। तो आप मीन्स में कम से कम एक आंसर तो बना पाओगे। कुछ अगर अजीब सा भी क्वेश्चन आया तो कुछ रिलेटेड सा तो लिख ही पाओगे। तो हाँ, एक बेसिक सोर्स है वो, सतीश चंद्र और आर एस शर्मा। मैं विजय में ऐसे पे कमेंट नहीं करूँगा, मेरे केवल 100 मार्क्स हैं और उसी की वजह से मेरी रैंक 400 के ऊपर है, तो मैं ऐसे पे कुछ नहीं बताऊँगा। मेंस की टेस्ट सीरीज़ ये आप पर्सनली डिसाइड करिए कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि मैंने तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ बेसिकली प्रीलिम्स खत्म होने के बाद ली थी। आई मीन प्री और मेंस के बीच में ही मैंने 16 टेस्ट लिखे थे मेंस के। हाँ, आईआर के लिए मेंस 365 से हो जाएगा फौजिया, लेकिन आप मंथली मैगज़ीन करते रहेंगे तो मेंस 365 जो है वो बेसिकली एक रिवीजन की तरह हो जाएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा उससे। तो मंथली वाली मैगज़ीन्स फॉलो करते रहिएगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, फाउंडेशन कोर्स में जाके डिसाइड करूँगा, वहाँ पे माहौल चेक करके। मैथ्स इम्पॉर्टेंट है यार, क्योंकि सीसैट मेरा इस बार मैथ्स की वजह से ही रुका है। हाँ, तो मैथ्स इम्पॉर्टेंट है। अ, मैं रायबरेली से हूँ, आयुष, रायबरेली। मेंस की टेस्ट सीरीज़ मैंने विजन आईएएस की ली थी। लेकिन वो मैटर नहीं करता, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिख पा रहे हो और आप वो चीज़ डिलीवर कर पा रहे हो जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ है और वो चीज़ आप लिख नहीं पा रहे हो तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का, सब वेस्ट हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ इसीलिए है कि जो भी आपने पढ़ा है वो चीज़ आप रिप्रोड्यूस कर पाओ, उसके लिए ही है टेस्ट सीरीज़। प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल ऑप्शंस की वजह से हो गया, क्योंकि उन्होंने थोड़ा-सा फॉर्मेट चेंज कर दिया ऑप्शंस का। लेकिन कंटेंट तो लगभग वही है, जैसा हर साल पेपर बनता है वैसा ही था। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये टैकल करने के लिए, क्योंकि हाँ, डिफ़िकल्ट तो हो गया जब पेयरिंग वाले क्वेश्चन्स आने लगे तो। तो अ, लेकिन फिर भी आपको पहुँचना तो एलिमिनेशन के थ्रू ही है, क्योंकि अगर 3 स्टेटमेंट हैं तो आप कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करोगे ही ना, कि ये सही नहीं लग रहा है तो फिर 2 पेयर हो सकते हैं, या फिर ये 2 सही नहीं लग रहे हैं तो 1 पेयर हो सकता है। तो वो आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। विदाउट कोचिंग के लिए वही आप स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र कीजिए। बहुत सारे लोग हर साल पास होते हैं बिना कोचिंग के, तो मेरे हिसाब से तो कोचिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। मैथ्स में तो उन्होंने 10th लेवल तक का लिखा हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चंस तो इस बार काफ़ी डिफ़िकल्ट आ गए थे। हाँ, तो मतलब थोड़े तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करके जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट था इस बार। तो एसएससी लेवल का तो मेरे ख़्याल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो अब अटेम्प्ट करके जाने ही होंगे। भाई, रात में पढ़ो चाहे दिन में, सबका अलग-अलग होता है। मेरे साथ ये है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम था तो मैं रात में पढ़ता था, क्योंकि मैथ्स और फिज़िक्स वगैरह सॉल्व करने में रात में नींद नहीं आती। लेकिन यहाँ पे हमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो इसमें रात में नींद आती है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा दिन का थोड़ा टाइम स्लॉट था पढ़ाई करने का ज़्यादा।
कंपलसरी पेपर की मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, हिंदी और इंग्लिश वाली। वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है क्योंकि ऐसे ही 100 मार्क्स का होता है, तो वो पास करना ईज़ी होता है। फिर भी आप एक बार देख लो, हिंदी हिंदी लिख के ट्राई कर लेना, अगर बहुत दिन से लिखी नहीं है तो वो सही है। हाँ, लबासना जुलाई एंड में जाना है हम लोग को। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बहुत ही वाइड कॉनोटेशन है इसका, तो सॉरी मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। आकाश, कैन यू बी मोर स्पेसिफिक रिगार्डिंग दैट? फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन क्यों करनी है साहिल? अभी फिर कॉलेज लाइफ बर्बाद हो जाएगी। थर्ड ईयर में सोचना, सेकंड या थर्ड ईयर में। अभी कुछ करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी रीडिंग अप्रोच, एनसीईआरटी रीडिंग की अप्रोच, एनसीईआरटी रीडिंग आपका बेसिक क्लियर करेगा। आप उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते जाओ धीमे धीमे। बाकी जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा आपको क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है कहाँ से। उसकी कोई स्पेसिफिक ग्रैंड अप्रोच नहीं है। ये सब चीज़ें आयुष, ये किसी के काम की नहीं है, तो आई वुड नॉट आंसर दैट। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। सर्विस अभी एलोकेट नहीं हुई है ऑफिशियली। एथिक्स और ऐसे पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। तो अब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप सेशन को एंड करते हैं। सो थैंक you everyone for joining the session, and I'm thankful to UPSC Time for giving me the platform to reach out to you all, and it was a wonderful session, and thank you। और मैं इंस्टाग्राम हैंडल कमेंट में डाल दूँगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको कोई और इशू हो तो आप वहाँ पे मैसेज डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू।